नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की पड़ताल करने जा रहे हैं जो जो भरोसे पे टिकी है, लेकिन जहां धोखा भी आप कह सकते हैं सोने की तरह ही चमकता है। गोल्ड लोन फ्रॉड की दुनिया। हमारे हाथ एक रिपोर्ट लगी है जो 1 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 2025 के बीच हुई धोखाधड़ी का एक तरह से पूरा कच्चा चिट्ठा खोलती है। हम्म, और आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ये धोखेबाज इतने शातिर तरीके इस्तेमाल कैसे करते हैं, कौन है ये लोग, और सबसे जरूरी, बैंकों के सुरक्षा कवच में वो कौन सी दरारें हैं जिनका ये फायदा उठाते हैं। ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये इंसानी लालच और चालाकी की कहानी है। बिल्कुल। और ये टॉपिक उठाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि बैंकों का जो सुरक्षा कवच है, जो हमें बहुत मजबूत लगता है, वो असल में इंसानी लालच और कुछ मामूली चूकों के सामने कितना खोखला साबित हो सकता है। हम देखेंगे कि कैसे सिस्टम के रखवाले ही उसे तोड़ने वाले बन जाते हैं। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें? रिपोर्ट में जो सबसे चौंकाने वाली बात मुझे लगी वो ये थी कि खतरा बाहर से नहीं बल्कि अक्सर बैंक के अंदर से ही शुरू होता है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। हम्म। एक केस तो मतलब वाकई हैरान करने वाला है। एक ब्रांच मैनेजर ने गोल्ड लोन पास कर दिए, लेकिन तिजोरी में कोई सोना आया ही नहीं। अच्छा। जी, यहाँ तक कि ग्राहक के दस्तखत भी नहीं लिए गए और सारा पैसा मैनेजर ने खुद इस्तेमाल कर लिया। तो मेरा पहला सवाल तो यही है कि बिना ग्राहक के साइन और बिना असली सोने के कोई लोन सिस्टम में चढ़ कैसे सकता है? देखिए, यही तो सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है। प्रक्रिया तो यही कहती है कि ग्राहक के हस्ताक्षर जरूरी हैं, सोना सामने होना चाहिए। लेकिन जब धोखाधड़ी करने वाला खुद ब्रांच का सबसे बड़ा अधिकारी हो, मतलब मैनेजर, तो वो अपने अधिकारों को दुरुपयोग करके इन नियमों को दरकिनार कर सकता है। वो सिस्टम में झूठी एंट्री कर सकता है। अच्छा। इसीलिए रिपोर्ट का पहला सुझाव यही है कि प्रक्रिया का सख्ती से पालन हो। गहनों का मूल्यांकन हमेशा उधारकर्ता और बैंक अधिकारी दोनों की मौजूदगी में हो, और वो भी सीसीटीवी कैमरे के सामने। हाँ। और अगर कोई सीनियर अधिकारी नियम तोड़ने को कहे तो उसकी सूचना तुरंत कंट्रोलिंग ऑफिस को दी जानी चाहिए। मतलब पद का गलत इस्तेमाल। और ये अकेला मामला नहीं है। एक और मैनेजर ने तो अपने जीवन साथी को ही लोन दे दिया और बाद में बिना लोन चुकाए लॉकर से सोने के पैकेट ही गायब कर दिए। हम्म। ये तो सीधी सीधी चोरी है। बिल्कुल। और बैंकिंग की भाषा में से कहते हैं ड्यूअल कंट्रोल की विफलता। ड्यूअल कंट्रोल। जी, दोहरी नियंत्रण प्रणाली। ये बैंकिंग का सबसे बुनियादी नियम है कि तिजोरी जैसी संवेदनशील जगह की दो चाबियां होती हैं और वो दो अलग अलग अधिकारियों के पास रहती हैं। एक अकेला व्यक्ति तिजोरी नहीं खोल सकता। अच्छा। इस मामले में साफ है कि या तो दोनों चाबियां एक ही व्यक्ति के पास थीं या फिर दोनों अधिकारियों ने मिलीभगत की। इसीलिए रोकथाम के उपायों में इस पर सबसे ज्यादा जोर है कि डबल लॉक तिजोरी की दोनों चाबियां सख्ती से अलग अलग अधिकारियों के पास हों। और हर बार का रिकॉर्ड मेंटेन हो। बिल्कुल, हर बार तिजोरी खोलने का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब तिजोरी से असली सोना निकालकर उसकी जगह नकली रख दिया। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। जी। एक और केस में जब गहनों का दोबारा मूल्यांकन हो रहा था, एक अफसर ने एक पैकेट चुरा लिया और उसे गुमशुदा मतलब मिसिंग बता दिया। ऐसा करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए? हिम्मत से ज्यादा ये सिस्टम की खामियों पर भरोसे को दिखाता है। उसे पता था कि वो शायद पकड़ा नहीं जाएगा। ये दोनों मामले फिर से प्रक्रियाओं की विफलता की ओर ही इशारा करते हैं। इसलिए रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि लोन प्रक्रिया के अलग अलग पहलुओं पर, जैसे मंजूरी, मूल्यांकन, सोने की सुरक्षा, इन सब पर किसी एक व्यक्ति का पूरा नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसे ही सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज कहते हैं। बिल्कुल, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज। जो लोन मंजूर कर रहा है वो सोना नहीं जांचेगा, जो सोना जांच रहा है वो उसे तिजोरी में नहीं रखेगा। अगर एक ही व्यक्ति के पास सारे अधिकार होंगे तो इस तरह की धोखाधड़ी का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। ठीक है, तो बैंक के कर्मचारी तो इस खेल का एक हिस्सा है, लेकिन कोई मैनेजर या अधिकारी खुद तो सोने का विशेषज्ञ होता नहीं है। वो तो किसी जौहरी पर ही भरोसा करता है। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट बताती है कि कई बार धोखाधड़ी की जड़ यही विशेषज्ञ यानी ज्वेल अप्रेजर होते हैं। एक मामले में तो हद ही हो गई। जौहरी ने कुछ ग्राहकों के साथ मिलकर नकली या कम गुणवत्ता वाले गहने गिरवी रखवा दिए। बैंक से लोन पास हो गया, पैसा जौहरी और उन ग्राहकों ने आपस में बांट लिया। और शायद कुछ ग्राहकों को तो पता भी नहीं था कि उनके नाम पर क्या खेल चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आप विशेषज्ञ पर कितना भरोसा कर सकते हैं। सही बात है। सिस्टम को किसी एक व्यक्ति की ईमानदारी पर निर्भर नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए सुझाए गए उपाय बहुत व्यावहारिक हैं।
पहला और सबसे जरूरी, जौहरी का काम सिर्फ और सिर्फ सोने की गुणवत्ता जांचना है। सिर्फ उतना ही? जी। उसे गोल्ड लोन के ग्राहक लाने के काम में बिल्कुल शामिल न करें। जैसे ही वो ग्राहक लाने लगता है, उसका स्वार्थ जुड़ जाता है। मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरा, ऐसे विशेषज्ञों के रहन सहन और उनके बैंक खातों पर भी एक नजर रखी जानी चाहिए, ताकि किसी भी असामान्य आर्थिक गतिविधि को समय पर पकड़ा जा सके। और कुछ जौहरी तो मतलब कमाल के कलाकार निकले। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ऐसे गहने बनाए जिनके अंदर तांबा या कोई और सस्ती धातु भरी थी और ऊपर सोने की एक मोटी परत चढ़ा दी। हाँ। परत इतनी निखुंठ थी कि गोल्ड प्यूरिटी टेस्टिंग मशीन तक धोखा खा गई। ये तो कमाल की चालाकी है। ये तकनीक और धोखे के बीच की एक क्लासिक दौड़ है। जैसे जैसे जांच की मशीनें बेहतर होती हैं, धोखेबाज भी उन्हें मात देने के नए तरीके खोज लेते हैं। इसीलिए रिपोर्ट सिर्फ तकनीक पर निर्भर रहने के खिलाफ चेतावनी देती है। सुझाव यह है कि पारंपरिक तरीकों को कभी न छोड़ें। जैसे कसौटी पर घिसकर देखना। हाँ, कसौटी टेस्ट, यानी कसौटी पर सोने को घिसकर देखना, और नाइट्रिक एसिड टेस्ट, ये आज भी बहुत कारगर है। खासकर कंगन, कड़ा जैसे मोटे गहनों की जांच तो बहुत ही बारीकी से होनी चाहिए, क्योंकि मिलावट छिपाने की सबसे ज्यादा गुंजाइश इन्हीं में होती है। मतलब सिर्फ मशीन के भरोसे नहीं बैठ सकते। और धोखाधड़ी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। एक जौहरी ने तो बैंक की तिजोरी से असली सोने के पैकेट ही बदल दिए और उनकी जगह हूबहू दिखने वाले नकली पैकेट रख दिए। अरे वाह। और एक और मामला जो हितों के टकराव का बेहतरीन उदाहरण है, उसमें एक रीजनल ऑफिस के जौहरी ने अपने ही बेटे को लोन दिलवा दिया। अपने बेटे को? जी। उसने ये बात छुपाई और नकली सोने को असली बताकर लोन पास करवा दिया। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बैंकिंग नैतिकता का सीधा सीधा उल्लंघन है। बिल्कुल। इसे रोकने के उपाय बहुत स्पष्ट है। पहला, किसी भी जौहरी को पैनल में शामिल करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि की पूरी जांच हो। दूसरा, जौहरी और उसके करीबी रिश्तेदारों जैसे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे या भाई बहन, इनको उसी बैंक से लोन लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जहां वो काम करता है। अच्छा, ये एक नियम है को सालों साल एक ही ब्रांच में काम न करने दिया जाए। उनका रोटेशन होना जरूरी है, ताकि वो किसी बैंक कर्मचारी के साथ कोई अनुचित सांठगांठ न कर सकें। समझ गई। तो जौहरी पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन इस पूरी कहानी में ग्राहक कहाँ है? क्या सिर्फ अंदर के लोग ही सिस्टम को धोखा दे रहे हैं या कुछ ग्राहक भी इसका फायदा उठा रहे हैं? बिल्कुल। धोखाधड़ी का तीसरा कोण ग्राहक ही है। कई बार ग्राहक बहुत सीधे साधे तरीके अपनाते हैं, जैसे चोरी का सोना गिरवी रख देना। अच्छा, चोरी का सोना। तो इसे कैसे रोका जा सकता है? इसे रोकने के लिए बुनियादी बैंकिंग सिद्धांतों का पालन ही सबसे बड़ा हथियार है। सबसे पहले उधारकर्ता का केवाईसी यानी नो योर कस्टमर बहुत मजबूती से किया जाए। सिर्फ आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी लेना काफी नहीं है, उसकी प्रामाणिकता की जांच भी जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, उधारकर्ता की पृष्ठभूमि की जांच हो, जिसमें उसका क्रेडिट स्कोर यानी CIC रिपोर्ट जरूर देखी जाए। अच्छा, उससे पता चल जाएगा? हाँ, इससे ये पता चल सकता है कि कहीं उसने पहले भी किसी और बैंक के साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं की है। और एक केस तो बड़ा अजीब था। एक ही आदमी ने 2 अलग-अलग ब्रांच से नकली सोना गिरवी रखकर लोन उठा लिया। उसने शायद ये सोचा कि एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच के लोन की खबर नहीं लगेगी। उसने सिस्टम की एक संभावित कमी का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन ये सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है। बैंकिंग का एक स्थापित नियम है कि एक ग्राहक की सभी क्रेडिट सुविधाएं, चाहे वो कोई भी लोन हो, एक ही शाखा तक सीमित होनी चाहिए। इससे बैंक को ग्राहक के ऊपर कुल कितना कर्ज है इसका सही अंदाजा रहता है और जोखिम का प्रबंधन करना आसान होता है। अगर बहुत ही कोई असाधारण स्थिति हो, तभी सर्कल हेड जैसे किसी बहुत वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति से ही दूसरी शाखा में लोन दिया जा सकता है, वरना नहीं। और अब आते हैं उस तरीके पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। रिपोर्ट में धोखाधड़ी के एक ऐसे नए और शातिर तरीके का जिक्र है जो तकनीक और धोखेबाजी का एक खतरनाक मेल है। धोखेबाजों ने गहनों के अंदरूनी हिस्से में कोई भी सस्ती धातु भर के ऊपर से सोने की कई परतें चढ़ा दी। रिपोर्ट कहती है कि ये परतें इतनी अच्छी थीं कि इन्हें बिना गहना काटे या पिघलाए पकड़ना लगभग नामुमकिन था। मतलब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीका था। बहुत ज्यादा। और तो और उन पर लगा हॉलमार्क भी नकली था। ये वही आर्म्स रेस है जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ। जैसे जैसे हॉलमार्किंग अनिवार्य हुई, धोखेबाजों ने नकली हॉलमार्क बनाना भी सीख लिया। बिल्कुल। इसके लिए सुझाए गए उपाय बहुत व्यावहारिक हैं और गहरी सतर्कता पर आधारित हैं। जैसे मोटे गहने, कंगन, कड़ा, बाजूबंद को सिर्फ सतह से ना देखें, उनके वजन और आकार में कोई असामान्यता तो नहीं है,
ये परखें। क्या वो वजन के हिसाब से ज्यादा मोटा या हल्का लग रहा है? मतलब जौहरी को एक जासूस की तरह सोचना होगा। बिल्कुल। रिपोर्ट ये भी सुझाव देती है कि गहने के जोड़ों मतलब जॉइंट्स और किनारों एजेस का बहुत सावधानी से निरीक्षण किया जाए। अक्सर मिलावट इन्हीं जगहों पर छिपाई जाती है या सोल्डरिंग के निशान मिल जाते हैं। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ गहने पर लगी हॉलमार्क की मोहर पर भरोसा ना करें। अगर जरा भी शक हो तो उस हॉलमार्किंग सेंटर की प्रामाणिकता की जांच करें। सोने की शुद्धता सुनिश्चित करना एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है, कोई एक बटन दबाने वाला काम नहीं है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? आज की चर्चा से ये तो साफ है कि गोल्ड लोन धोखाधड़ी किसी एक वजह से या किसी एक व्यक्ति की गलती से नहीं होती। ये एक पूरी चेन है जिसमें बैंक कर्मचारी, विशेषज्ञ जौहरी और चालाक ग्राहक, कोई भी कमजोर कड़ी हो सकता है। ये असल में सिस्टम में मौजूद उन छोटी छोटी दरारों का नतीजा है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। और समाधान भी किसी एक जादू की छड़ी में नहीं है, बल्कि कई परतों में है। जैसा हमने चर्चा की, सीसीटीवी निगरानी, ड्यूअल कंट्रोल, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज, विशेषज्ञों की उचित जांच और सबसे बढ़कर प्रक्रियाओं का बिना किसी छूट के सख्ती से पालन करना, ये सब मिलकर ही एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। बैंकिंग में लिखा गया हर नियम, यूं समझिए, किसी न किसी पिछली धोखाधड़ी से सीख कर ही बनाया गया है। उन नियमों को नजरअंदाज करना मतलब इतिहास को खुद को दोहराने का न्योता देना है। आज की बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाते हैं। रिपोर्ट में हमने देखा कि धोखेबाज सोने पर कई परतें चढ़ाकर और नकली हॉलमार्क लगाकर नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वित्तीय सुरक्षा की इस लड़ाई में तकनीक की असली भूमिका क्या है। एक दिलचस्प सवाल है। क्या भविष्य में कोई ऐसी सुपर मशीन आएगी जो हर तरह के नकली सोने को 1 सेकंड में पकड़ सके, या फिर इंसानी चालाकी हमेशा तकनीक से एक कदम आगे रहेगी? ये भरोसा, तकनीक और इंसानी फितरत के बीच की एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है।